नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिमा सिंह आप सभी का अपने चैनल पोल पात पे स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे संसदीय समितियाँ। ठीक है, और मेरा आपसे ये वादा है कि यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया फोकस्ड होकर के, तो आज के बाद समितियों से संबंधित क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। भूल जाएंगे आप गलतियाँ करना इस जो है टॉपिक पर। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और समितियों को बारीकी से समझिए। चलिए देखते शुरू करते हैं आज का। यदि हम मोटे तौर पे देखें तो समितियां कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 2 प्रकार की होती हैं समितियां। कौन कौन सी होती हैं? स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां, यानी कि एड हॉक कमेटी। तो ये 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम जो है स्थायी समितियों की बात करेंगे। और स्थायी समितियों में भी ये जो वित्तीय समितियां हैं, सबसे पहले हम इनको लेंगे क्योंकि ये जो 3 प्रकार की वित्तीय समितियां होती हैं, इन्हीं सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को उठाएंगे और ये पूरा कॉन्सेप्ट आज आपका क्लियर हो जाने वाला है। आप बस वीडियो में बने रहिए और मुझ पर भरोसा रखिए। स्थायी समितियाँ इनका ये निरंतरता के आधार पर काम करती हैं और प्रत्येक वर्ष इनका गठन होता है। ठीक है, ये हमेशा जो है ये रहती हैं अस्तित्व में और 1 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। 1 वर्ष बाद ये पुनः गठित की जाती हैं। ठीक है, आज जो वित्तीय समितियां हैं तो ये 3 प्रकार की हैं, जो उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहली कौन सी है? लोक लेखा समिति। ठीक है, यहाँ 3 लिख लेते हैं। 3 प्रकार की होती हैं। लोक लेखा समिति, इसका गठन पहली बार कब होता है? इसका गठन पहली बार होता है 1921 में होता है। 1921 में तो होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस अधिनियम के तहत होता है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 जो था, भारत शासन अधिनियम 1919, यानी कि चेम्सफोर्ड जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, उसके तहत ये प्रावधान किया गया कि अब जो है लोक लेखा समिति का गठन किया जाएगा। लेकिन इसी के जो अधिनियम है, इसी के तहत 1921 में जो है पहली बार लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, इसमें अगर हम सदस्यों की बात करें तो इसमें कुल जो है 22 सदस्य होते हैं, और जिसमें से कि 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल जैसे हमने आपको पहले बता दिया है 1 वर्ष का होता है इनका। 1 वर्ष बाद ये पुनः गठित होती हैं और ये इनकी प्रकृति कैसी होती है? स्थायी होती है। ठीक है, समितियों में किसी मंत्री को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? ये जो इसको समझेंगे कि इसमें जो लोक लेखा समिति है, ये इसका कार्य क्या है। इसका कार्य ये है कि ये जो है जो कैग जांच करता है, यानी कि जो रिपोर्ट होती है कैग की, उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति, वो कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में रखता है। और जो संसद में रखी गई राष्ट्रपति द्वारा वो रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट को लोक लेखा समिति जांच करती है। तो कैग, अब हम सबसे पहले समझेंगे कि कैग क्या कार्य करता है, कैग किस चीज़ की जांच करता है। तो कैग जो राज्य की जो सरकारें हैं, केंद्र की सरकारें हैं, इनके द्वारा जो पैसा व्यय किया जाता है, खर्च किया जाता है, उनकी जो नियमितताओं या अनियमितताओं को जांच करता है कि वहाँ पर क्या क्या घपले हुए, क्या घोटाले हुए, उन सब की जो है पैसा यूज सही से हुआ या नहीं हुआ, इन सब चीज़ों को जांच करता है। जांच करके जो है किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति उसको संसद में रखता है और संसद जो है, संसद में ये जो लोक लेखा समिति है इसकी जांच करती है। तो ये लोक लेखा समिति यदि जांच कर रही है तो किसके? अल्टीमेटली जो है मंत्रियों के घोटाले को ही जांच कर रही है। और यदि मंत्रियों के घोटाले की जांच हो रही है और मंत्री भी इसमें रख दिए जाएंगे, तो क्या मंत्री अपने घोटाले उजागर होने देंगे? इसलिए जो है इसमें मंत्रियों को शामिल नहीं किया जाता है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया है कि समिति में किसी मंत्री को शामिल क्यों नहीं किया जाता है। आगे देखेंगे, समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों से की जाती है। ठीक है, ये एक पॉइंट है कि जो समिति का अध्यक्ष होता है तो इसकी नियुक्ति लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के द्वारा की जाती है, लोकसभा का सदस्य के द्वारा ही की जाती है। इसमें क्या हुआ कि 1967 में एक बदलाव देखने को मिलता है। वो बदलाव ये होता है कि जो समिति का अध्यक्ष है वो विपक्षी दल से चुना जाता है। कब से? 1967 से। ऐसा महसूस किया गया कि जो सरकार का आदमी, भाई कैग कौन है?
कैग की नियुक्ति कौन करता है? कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसके सिफारिश पर करता है? मंत्रिपरिषद। यानी सीधे सीधे पॉइंट पर आइए ना, प्रधानमंत्री। तो जो कैग है कौन हुआ? प्रधानमंत्री का आदमी हुआ, ठीक है। उसका कोई चाहने वाला या जो भी है जिसको वो ठीक समझ रहा है वो उसका आदमी हुआ। और सरकार में यदि सत्ता पक्ष का अध्यक्ष हो जाएगा तो वो जो कैग रिपोर्ट देगा, यदि वो घोटाला उजागर करता है तब भी, तो क्या वो अध्यक्ष उनकी जांच जो है निष्पक्ष हो पाएगी? नहीं होगी। कोई भी सरकार, कोई भी सत्तारूढ़ी जो सत्ता पे आसीन है सरकार, अपने घोटालों को उजागर नहीं करेगी। इसलिए जो है ये महसूस किया गया 1967 में कि जो है अध्यक्ष विपक्षी दल का ही नेता या सदस्य होना चाहिए, लेकिन होगा वो लोकसभा सदस्य ही होगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। और बाद में कुछ इन सभी समितियों के कुछ कॉमन पॉइंट हैं, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो उसको भी देखेंगे। अब जो ये प्रावधान किया गया विपक्षी दल का जो सदस्य होगा वो अध्यक्ष होगा लोक लेखा समिति का, तो ये बहुत सोच समझ के किया गया है। इसमें क्या है कि कैग तो हो गया प्रधानमंत्री का, सीधे सीधे कह लीजिए साफ शब्दों में कि प्रधानमंत्री का आदमी हो गया। अब वो घोटाले क्यों उजागर करेगा? वो घोटाले इस डर से उजागर करेगा कि हमारी रिपोर्ट, जो वो रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति के द्वारा संसद में जाएगी, तो उसका जो है कौन करेगा, जांच करेगा? विपक्ष दल का सदस्य जो है वो जांच करेगा। तो अगर कैग घोटाला उजागर नहीं भी करता है तब भी घोटाला उजागर होना है, क्योंकि वो जो है विपक्षी दल के सदस्य के द्वारा उसकी जांच होनी है। तो कैग वो उस बवाल में न फंस, वो उसको पता है कि घोटाला तो उजागर होगा ही, अगर मैं नहीं भी करूँगा तब भी होगा, तो इसलिए कर दो और जो क्या है बवाल में मत फंसो, क्योंकि अगर घोटाला बाद में उजागर होता है तो आरोप कैग पर भी आएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है सरकार का आदमी होते हुए भी कैग क्या करता है, उन घोटालों को उजागर करता है, और क्योंकि उसकी जांच जो है विपक्षी दल से होनी है, विपक्ष के सदस्य से होनी है। तो ये सारी बातें हो गई इस प्रावधान के पीछे कि ये प्रावधान क्यों किया गया। मंत्री को शामिल क्यों नहीं किया जाता वो भी बता दिया कि मंत्री ही घोटाले करते हैं, और यदि मंत्रियों को उसमें रखा जाएगा तो मंत्री इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है, वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे और घोटालों को साबित होने में जो है कुछ यानी कि उस मामले को, उस मैटर को इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। और अगर देखें हम तो समिति का कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के प्रतिवेदनों की जांच करना है। तो समिति का कार्य जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, समिति का कार्य क्या होता है? समिति का कार्य जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि जिसे कैग बोलते हैं, इसके जो प्रतिवेदन होते हैं इसकी जांच जो है जांच करना होता है, ठीक है, जो राष्ट्रपति द्वारा संसद में रखी जाती है। जो इसकी रिपोर्ट होती है, प्रतिवेदन या रिपोर्ट कह लें, तो वो फिर क्या होता है, ये कैग जो है राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति फिर उसको संसद में रखता है, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 प्रतिवेदन सौंपता है, ठीक है। कौन कौन से सौंपता है? नंबर 1 है विनियोग लेखा पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, दूसरा होता है वित्त लेखा पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, और तीसरा होता है सार्वजनिक उद्यमों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। तो देखो ध्यान देने की बात यहाँ है कि पहले तो क्या होता है कि ये तीनों की ही जो कैग जांच करके रिपोर्ट संसद में राष्ट्रपति के थ्रू रखवाता था, तो क्या होता था कि ये तीनों जो मामले हैं, प्रतिवेदन हैं, इन तीनों की जांच लोक लेखा समिति करती थी। लेकिन अभी जब से कि ये लोक उद्यम समिति बन गई है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस में करेंगे, लेकिन यहाँ पर उसका पॉइंट आ गया है, तो समझ लीजिए कि ये वाला प्रतिवेदन जो है सार्वजनिक उद्यमों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, इसकी जांच जो है कौन करने लगा है? लोक उद्यम समिति, ठीक है, लोक उद्यम समिति या सार्वजनिक समिति आप इसको कह सकते हैं। ये अब इस वाले कार्य को जो है ये समिति करने लगी है। यानी कि आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि लोक लेखा समिति से एक कार्य लेकर के और लोक उद्यम समिति को दे दिया गया है। इसके बारे में हम डिस्कस डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो आपने अभी जो है, और यह समिति जो है क्या करती क्या है? यह समिति अपव्यय, क्षति, भ्रष्टाचार, अक्षमता तथा निरर्थक खर्चों को सामने लाती है। जो ये लोक लेखा समिति है, ये अगर जो कैग की रिपोर्ट होती है, कैग की रिपोर्ट के द्वारा रिपोर्ट को जांच करती है और देखती कैग ने क्या रिपोर्ट सही दिया या नहीं दिया, और जो भी चीज़ें वहाँ पर होती है, ये सारी चीज़ें इस समिति के द्वारा उजागर की जाती हैं, ठीक है। तो आपने क्या इसमें देखा
जो लोक लेखा समिति है, इसमें आपने क्या क्या देखा कि इसका गठन सर्वप्रथम कब होता है, 1921 में होता है। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत होता है। 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा 7 राज्यसभा के होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। मंत्री शामिल नहीं होते, बता दिया है क्यों नहीं होते हैं। और समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों से ही की जाती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि समिति के जो अध्यक्ष होते हैं ये लोकसभा का अध्यक्ष ही नियुक्त करता है और लोकसभा के सदस्यों में से ही की जाती है। तो अध्यक्ष भले ही विपक्षी दल का हो, लेकिन वो लोकसभा का सदस्य होगा और उसकी नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा ही की जाएगी। ये कुछ पॉइंट हैं। 1997 से विपक्षी दल का जो है सदस्य चुना जाता है। क्या किसका? इस लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का जो सदस्य है या नेता कह लीजिए वही चुना जाता है। नेक्स्ट आगे क्या है, समिति का कार्य जो है क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना। तो अगर हम बात करें कि लोक लेखा समिति जो बनाई गई है इसका कार्य क्या है, तो ये जो कैग के द्वारा रिपोर्ट दी जाती है तो उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति जो है संसद में रखता है और उस संसद में रखी गई रिपोर्ट को ये लोक लेखा समिति जांच करती है। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 प्रतिवेदन सौंपता है। कौन कौन से देता है? विनियोग लेखा पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वित्त लेखा पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और सार्वजनिक उद्यमों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। ये जो 2 हैं ये लोक लेखा के अंडर में हैं। ठीक है। लेकिन जो तीसरा है ये अब जो है इससे छीन करके लोक उद्यम समिति को दे दिया गया है। ठीक है। यहाँ पर आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि कहीं से कोई भी पॉइंट आपको रहता है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसका आपका डाउट सॉल्व करूँगी वहाँ पर। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे प्राक्कलन समिति। ठीक है। दूसरी ये भी वित्तीय समिति है, तो और इसको हम देखेंगे। यदि आप लोगों को जो है वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक कर दीजिए। जितना ज़्यादा आपका लाइक होता है उतना ज़्यादा जो है हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा कंटेंट लाने के, सारे अच्छे टॉपिक कवर करने के, जो भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं वो कवर करने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक जो है, एक जो अपना थम्स अप का निशान है वो पक्का छोड़िए, क्योंकि वो हमें बताता है कि हमारा कंटेंट जो है पसंद किया जा रहा है। बाकी कुछ कीजिए या ना कीजिए, लेकिन लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। तो देखेंगे हम प्राक्कलन समिति, यानी कि एस्टीमेट कमेटी इसको बोलते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो भी मांगे होंगी, जो भी वहाँ पे बजट में कुछ तैयार किया जाएगा तो उसको एस्टीमेट किया जाएगा कि ये जो अनुमान है तो ये क्या सही है या नहीं है। ठीक है। तो वो हम देखेंगे, अभी इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। ये क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार क्या है, जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि जॉन मथाई की सिफारिश पर जो है 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया इसको। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और समझेंगे कि प्रारंभ में इसके 25 सदस्य थे। जब 1950 में इसका जो है गठन किया जाता है प्राक्कलन समिति का, तो इसके कितने 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में जो है ये 30 सदस्य कर दिए गए। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्रारंभ में जो है प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य थे, तो आप कहेंगे 25। कब बढ़ाए गए? 1956 में बढ़ाए गए। कितने किए गए? 30 कर दिए गए। ठीक है। सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं और ये सबसे बड़ी स्थायी समिति होती है। ठीक है। तो सबसे बड़ी क्या होती है? स्थायी। देखो स्थायी लगाना जरूरी है। सबसे बड़ी स्थायी समिति होती है ये जो प्राक्कलन समिति। ठीक है। इसमें जो अस्थायी नहीं आएंगी, क्योंकि अस्थायी में फिर मेंबर और भी होते हैं। तो अभी यहाँ स्थायी की बात हो रही। जो स्थायी समितियाँ हैं उनमें सबसे बड़ी जो है प्राक्कलन समिति होती है। इसमें 30 जो है सदस्य होते हैं। ठीक है। और इसका जो है कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में, ये सारे के सारे जो है यानी कि इससे होते हैं, लोकसभा से ही होते हैं। टोटल 30 के 30 सदस्य कहाँ से होते हैं? लोकसभा से ही होते हैं। तो ये भी ध्यान रखने, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है और अध्यक्ष सत्ताधारी दल से ही होता है। तो ये जो प्राक्कलन समिति है इसका एक विशेषता है कि ये सत्ताधारी दल से होता है। ठीक है। और ये जो समिति का अध्यक्ष है इसको लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त
होता है। तो जो तीनों समितियां हैं इन सभी का अध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही नियुक्त होता है, ठीक है। लेकिन जो प्राक्कलन समिति है इसमें जो है अध्यक्ष कौन होगा, सत्ताधारी दल से ही जो सदस्य होगा उसको लिया जाएगा अध्यक्ष के तौर पे, ठीक है। कार्य क्या है इसका, तो कार्य है बजट में सम्मिलित प्राक्कलनों की जांच करना और व्यय में किफायत के सुझाव देना। तो जो प्राक्कलन समिति है तो ये क्या करती है, जो बजट में क्या होते हैं कि ये अनुमान होते हैं, होता क्या है कि जैसे ही बजट प्रस्तुत होता है तो सारे विभाग अगले वित्त वर्ष का खर्चा चलाने के लिए अपनी अपनी मांग रखते हैं, ठीक है। और मांग रखते हैं या अनुमान कह लीजिए वो रखते हैं, और उन अनुमानों की जांच प्राक्कलन और अनुमान समिति करती है, ठीक है। तो ये समिति जो है अनुमानों में कटौती करती है। कटौती करने के कारण ही इसे क्या बोलते हैं, मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, इसे दूसरा नाम क्या होता है, मितव्ययिता। क्योंकि ये कटौती करती है तो किफ़ायत के सुझाव देती है, कटौती करती है तो इसे मितव्ययिता समिति के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछता है मितव्ययिता समिति के नाम से कौन सा जो है समिति जानी जाती है, तो ये क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो ये जो है ये प्राक्कलन और अनुमान समिति जैसे ही सभी विभाग अपनी अपनी अनुमान को रखते हैं यानी कि मांग रखते हैं, तो ये क्या करती है कि उसमें उनके अनुमानों की जांच करती है और फिर क्या करती है कि उनमें कटौती करती है, और कटौती करती है किफ़ायत के सुझाव उनको देती है, इसीलिए इसे मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला है कि इस जो ये समिति है इसमें भी मंत्री नहीं होते हैं, इसके सदस्य क्या होते हैं, मंत्री नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते वो समझते हैं कि इसमें मंत्री इसलिए ही शामिल होते हैं कि देखो अनुमानों की मांग कौन करेगा, ठीक है। ये विभागों के जो प्रमुख होंगे, मुखिया होंगे वही तो करेंगे, और विभागों के मुखिया कौन होंगे, ये मंत्री ही तो होंगे। तो अब ये बताइए आप कि मंत्री मांग करे और मंत्री ही उसकी जांच करे, तो वो अपनी जो मांग की है उसको गलत क्या ठहराएंगे, कभी नहीं ठहराएंगे। क्या किफ़ायत उसमें बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे। कोई कटौती का मशवरा देंगे, नहीं देंगे। इसलिए जो है इस समिति में भी क्या किया जाता है, मंत्रियों को शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ठीक है, अगली क्या उद्यम है, यहाँ पर भी हम इसको समझेंगे, ठीक है, कि प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टीमेट कमेटी जो होती है, इसमें स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पे 1950 में इसका गठन होता है, ठीक है। 25 सदस्य जो है स्टार्टिंग में होते हैं, 1956 में जो है क्या हो जाता है कि ये 30 सदस्य कर दिए जाते हैं इसमें 1956 में, ठीक है। सभी सदस्य जो है कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं, ठीक है। और ये सबसे बड़ी स्थायी समिति है, कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, और समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है, और अध्यक्ष सत्ताधारी दल का ही होता है, मतलब निरपवाद यानी कि बिना अपवाद के सत्ताधारी दल से ही होता है। कार्य इसका क्या है, जो बजट में सम्मिलित प्राक्कलनों यानी कि जो अनुमान हैं, बजट में सम्मिलित जो अनुमान है उनकी जांच करना और व्यय में किफ़ायत की सुझाव देना, ये इसका काम है। इसीलिए इसको मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। मंत्रियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि जो अनुमान जो मांग की जाती है ये मंत्रियों के द्वारा ही की जाती है, और मंत्री जो है आगे जांच करें और अपने अनुमान को गलत ठहराएं, मांग को गलत ठहराएं, ऐसा नहीं होगा, इसलिए इनको शामिल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक होमवर्क देते हैं। होमवर्क आपका ये है कि जो लोक लेखा समिति है और प्राक्कलन समिति है, इन दोनों के अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है कि दोनों जो समितियां हैं इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। देखेंगे अब हम सार्वजनिक उद्यम समिति, ठीक है, सार्वजनिक उद्यम समिति जिसे कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग भी कहते हैं। तो इसको ये समझ लीजिए कि ये अगर याद करने का सही तरीका बताएं तो जो लोक लेखा समिति है सेम उसी के जैसा इसको भी समझ लीजिए, इसमें कुछ भी अंतर नहीं, थोड़ा सा जो एक अंतर होगा वो हम आपको समझा देंगे। यह समिति आती कब है, 1964 में कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर इसको बनाया जाता है, ठीक है। शुरुआत में इसमें 15 सदस्य होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। जब ये 1964 में बनाई जाती है, पहली बार गठित की जाती है, तो 15 सदस्य होते हैं, 10 लोकसभा से होते हैं
और 5 राज्यसभा से होते हैं। फिर क्या होता है कि 1974 में इसकी सदस्य संख्या में बढ़ोतरी कर दी जाती है और कितने हो जाते हैं, टोटल 22 हो जाते हैं, और 15 जिसमें इसकी लोकसभा और 7 राज्यसभा से, यानी कि सेम एट इज़ लोक लेखा समिति के बराबर इसके भी सदस्य हो जाते हैं। और वैसे ही रेशियो जो है हो जाता है। 1 वर्ष कार्यकाल इसका भी रहता है, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति सभी की तरह इसका भी एक जो है 1 ही वर्ष रहता। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं बन सकता इसमें भी, ठीक है, इसमें भी जो है कोई मंत्री नहीं बन सकता है, क्या समिति का सदस्य नहीं बनेगा, ठीक है। लोक अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही किसी को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा। तो फिर से देखिए वो बात आ गई, लोक अध्यक्ष जो है वो लोकसभा सदस्यों में से ही किसी को अध्यक्ष नियुक्त करेगा, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे कार्य की कि इसके कार्य क्या होता है। भाई ये लोक उद्यम समिति जो बनाई गई है इसका कार्य क्या है। तो कैग द्वारा जो लोक उद्योगों के मामलों की जांच करके जो रिपोर्ट दी जाती है, कैग महालेखा नियंत्रक की बात कर रहे हैं हम, तो कैग द्वारा लोक उद्योगों की जांच की, लोक उद्योगों की जांच की रिपोर्ट की जो है जांच करना, ठीक है, रिपोर्ट की जांच करना, यानी कि जो कैग है इसके द्वारा जो लोक उद्योगों की जांच की जाएगी उस रिपोर्ट की ये जांच करेगा। कैग क्या करेगा, लोक उद्योगों की जांच करके अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में रखेगा और फिर उस रिपोर्ट की जांच कौन करेगा, ये जो हमारी लोक उद्यम समिति है, ये इसको आप सार्वजनिक उपक्रम समिति भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये भी आप याद रखेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सार्वजनिक उपक्रम समिति, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि दोनों नाम से क्वेश्चंस आते हैं तो हम कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ये दोनों अलग अलग है, नहीं दोनों एक है, सार्वजनिक उद्यम या उपक्रम एक ही बात है, ठीक है। तो इसका कार्य यही है कि जो कैग द्वारा लोक उद्योगों की जांच की जाती है उस रिपोर्ट की जांच करना, ठीक है। अच्छा, कैग द्वारा तो मैंने वहाँ पहले ही बताया था कि जितने भी जो राज्य के केंद्र के सरकार के जो व्यय किए हैं उन सब की जांच की जाएगी और रिपोर्ट रखी जाएगी। लोक उद्योगों की भी जांच की जाएगी, रिपोर्ट रखी राष्ट्रपति को दी जाएगी, राष्ट्रपति इन सभी रिपोर्ट को कहाँ, संसद में रखवाएगा। लेकिन जो ये लोक उद्योगों की जो जांच होगी उसकी जो है क्या है, इस रिपोर्ट की जांच लोक उद्यम समिति करेगी, ठीक है। 1964 के पहले सारी, चाहे वो लोक उद्यम की हो या राज्य सरकार से संबंधित हो, केंद्र सरकार से संबंधित हो, किसी प्रकार की कैग की जो प्रतिवेदन होते थे उनकी जांच कौन करता था, लोक लेखा समिति करती थी। लेकिन 1964 के बाद जो लोक उद्यम से संबंधित जांचें हैं तो इन जांचों की जांच, यानी कि इन रिपोर्ट की जांच कौन करता है, इन रिपोर्ट की जांच करेगा ये लोक उद्यम समिति, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी, यानी कि लोक लेखा समिति से एक काम लिया और किसको दे दिया, इसको दे दिया, लोक उद्यम समिति को दे दिया। सेम मेंबर हैं, सेम कार्यकाल है, रेशियो भी राज्यसभा और लोकसभा का वही है, सब कुछ वैसा ही है, बस क्या कर दिया है कि इसका एक काम जो है लोक लेखा से लेकर के लोक उद्यम को दे दिया है। यदि आप सोच रहे हो कि ये लोक उद्यम है क्या, तो लोक उद्यम वो ऐसे उद्योग हैं जो आज भी सार्वजनिक हैं और उन पर जो है खर्च भी किसका होता है, सरकार का होता है, गवर्नमेंट का होता है। तो ये इन्हें ही जो है क्या बोला जाता है कि लोक उद्यम बोला जाता है। इन्हीं लोक उद्योगों की जांच जो है कैग करता है और कैग की इस रिपोर्ट की जो है जांच कौन करेगा, लोक उद्यम समिति करेगी। तो यहाँ तक आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पर फिर अगेन आपका होमवर्क है कि जो लोक उद्यम समिति है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, वर्तमान अध्यक्ष आप मुझे बताएंगे, तीनों के जिसके मैंने बताए हैं तीनों के जो है आप बताएंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो में आप यदि अभी तक बने हुए हैं लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं मोटिवेट हूँ कि और अच्छे कंटेंट आपके लिए लाने हैं। डिफ़िकल्ट टॉपिक को इजी बनाना है, ये इसलिए हमें मोटिवेशन चाहिए और वो आप देंगे हमें।
चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, कुछ सामान्य बिंदु हैं, तीनों जो समितियां हैं उनसे संबंधित कुछ यहाँ पर 3 सामान्य बिंदु हैं। कौन कौन से हैं? तीनों समितियों में अध्यक्ष कहाँ होगा? लोकसभा के सदस्य होगा। जो अध्यक्ष होगा वो लोकसभा का सदस्य ही होगा, ठीक है, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे सत्ताधारी हो, लेकिन होगा वो लोकसभा का सदस्य ही होगा, ठीक है। तीनों में मंत्री नहीं होंगे, ठीक है, मंत्री तीनों ही समितियों में नहीं होंगे। तीनों समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है। तो ये 3 पॉइंट जो हैं तीनों समितियों में इक्वल हैं, यानी कि सामान्य हैं। तो ये 3 सामान्य किंतु इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये, तो इनको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं, अब हम विभागीय स्थायी जो समितियां हैं, ठीक है, इनकी बात करेंगे। विभागीय स्थायी समितियां, अभी हम एडॉक पे नहीं आए हैं, अभी हम स्थायी पर ही हैं। तो ये विभागीय स्थायी समितियों की यहाँ पर बात हो रही है। देखो यहाँ पर समझने की बात है कि विभागीय स्थायी समितियाँ कब बनती हैं। ये 1993 में बनती हैं, ठीक है, 1993 में बनती है। शुरुआत में जो है 17 विभाग संबंधी स्थायी समितियाँ गठित की गई। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि क्या हुआ था 1993 में जो है इनका गठन जो है प्रारंभ होता है, और शुरुआत में कितनी होती है 17 विभाग संबंधी स्थायी समितियाँ गठित की गई थी, ठीक है। 2004 में 7 समितियों का गठन हुआ और कुल अब 24 हो गई हैं। अब हम इनके जानेंगे कि ये आखिर ज़रूरत क्या पड़ी इनको गठन करने की। तो 2 प्रकार की ज़रूरत पड़ी। पहले कि जैसे ही क्या होता था, कोई विधेयक सदन में रखा जाता था तो द्वितीय वाचन के साथ ही उस विधेयक की जांच करवाई जाती है। अब ऐसे में क्या होता था कि आनन फानन में जो है ये समितियां गठित करनी पड़ती थी, ठीक है। तो ऐसे में ये हुआ कि भाई समितियां तो गठित होती ही हैं, और आनन फानन में क्या होता है, सदस्य हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं, अच्छे ठीक से उनको चूज किया जाता है नहीं किया जाता, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं उस समय। तो क्यों ना, जब हमको इनको हर साल गठित करना ही पड़ता है तो क्यों ना हम पहले से इनको गठित करके रखें। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गई कि विधेयक की जांच करने के लिए जो है ये समितियों का एक ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस प्रॉब्लम को सलूशन क्या हुआ, विभागीय स्थायी समितियाँ, ठीक है, इनकी जांच करने के लिए आनन फानन में जो समितियाँ गठित होती थी तो उनको क्या कर दिया, स्थायी बना दिया कि भाई तुम स्थायी रहो, और जैसे विधेयक संसद में प्रस्तुत हो तो आप अपना काम करना शुरू हो जाओ, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि क्या होता था कि बजट रखते ही सभी विभाग अपनी अपनी मांग रख देते। पहले ही हमने बात कर ली है। अब अनुमानों की जांच कौन करेगा, प्राक्कलन समिति करेगी, परंतु विभाग इतने सारे और समिति एक। ऐसे में और क्या होता है कि 1 अप्रैल से जो है वित्त वर्ष प्रारंभ हो जाता है, और 1 अप्रैल से पहले जो है सारे अनुमानों की जांच इस प्राक्कलन समिति को करनी होती, जो कि नहीं हो पाती थी। ऐसे में ये हुआ कि जब इतने सारे विभाग हैं, ठीक है, इतने सारे विभाग हैं, तो इन सभी विभागों के लिए क्या है कि बहुत सारी समितियां क्यों नहीं गठित की जाती हैं, बहुत सारी समितियां भी गठित कर दी जाएं, क्योंकि एक अकेले प्राक्कलन समिति किस किस विभाग का जो है करेगी। तो ऐसे में काम सब डिले हो रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि विभागों के लिए स्थायी समितियों का गठन कर दिया। तो ये दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो कौन सी 2 प्रॉब्लम थी कि जो प्राक्कलन समिति अकेले जांच कर रही थी, बहुत सारे जो विभाग होते थे उन सभी के अनुमानों की जांच अकेले प्राक्कलन समिति कर रही थी, तो वो 1 अप्रैल से पहले मतलब उसके लिए जो है मुश्किल हो जाता था करना। और अभी भी ये चीज़ जो है एक जो है लेखा अनुदान करके है, वो हम बाद में चलो बात करेंगे, डेप्थ में नहीं अभी जाएंगे, जब हम बजट पे बात करेंगे तब बात करेंगे उस पर। तो अभी भी नहीं हो पाता, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि कुछ 1/6 भाग जो है दे दिया जाता है सभी विभागों को, और फिर कहते हैं कि ठीक है तुम इतना लो और अपना वित्त वर्ष जो है प्रारंभ करो, क्योंकि वित्त वर्ष प्रारंभ होते ही अकाउंट क्या है उनका जीरो हो जाता है, ठीक है, अकाउंट जीरो हो जाता है। यदि पैसा नहीं बचा है तो भी वो ट्रांसफ़र हो जाता है और उनका अकाउंट सभी राज्यों का जीरो हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये इनको 1/6 भाग दे दिया जाता है। 1/6 भाग जब सभी जो मांगे होती हैं इनकी उनको दे दिया जाता है, और देने के बाद फिर कहते हैं कि ठीक है भाई अब हम अनुमान लगाते रहेंगे और फिर जो बचा हुआ भाग होगा आपका वो दे दिया जाएगा। तो ये भी अभी भी कुछ वहाँ पर कंडीशंस हैं, तो उनके अकॉर्डिंग काम होता है, सब कुछ इतने आनन फानन में नहीं हो पाता है। और तो इसलिए जो है फिर क्या हुआ, मुद्दे पर आते हैं अब हम कि ये जो 2 काम थे यहाँ पर, एक तो विधेयक की जांच, दूसरा
जो अनुमान होते थे उनकी जांच ये दो प्रॉब्लम सामने आ रही थी। तो इसके लिए जो है विभागीय समितियां लाई गई अस्तित्व में। ठीक है, विधेयक के लिए तो उनको करना ही पड़ता था, आनन फानन में करते थे, और जो बजट के लिए था तो ये भी हुआ कि इनका भी जो है बहुत सारी समितियां हो जाएंगी, तो इनका भी जो है काम होता रहेगा। तो अनुमानों की भी जांच होने लगी। ये दो प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो गई इन विभागीय समितियों से। तो इसका मोटिव गठित करने के पीछे यही था। ठीक है, इन 24 स्थायी समितियों के कार्य क्षेत्र में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आ जाते हैं। ठीक है, जो 24 स्थायी समितियां हैं, विभागीय स्थायी समितियां, यहाँ जो है विभागीय कर लेंगे आप। विभागीय स्थायी समितियों के कार्य क्षेत्र में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आ जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसमें कितने होते हैं? 31 सदस्य होते हैं। 21 कहाँ से होते हैं? 21 होते हैं लोकसभा से, 10 होते हैं राज्यसभा से। तो टोटल कितने होते हैं? 31 सदस्य होते हैं। 21 लोकसभा से एंड 10 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, लोकसभा सदस्यों का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों में से ही करते हैं और राज्यसभा के सदस्य सभापति द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो जो राज्यसभा की समितियां होती हैं तो उनके सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? सभापति के द्वारा चुने जाते हैं। और जो लोकसभा की समितियां होती हैं तो वो क्या होती हैं? उनके सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, और इनमें भी क्या होते हैं? मंत्री जो है सदस्य नहीं होते हैं, कार्यकाल इनका भी 1 वर्ष का होता है। ठीक है, ये देखिए जो 24 स्थायी समितियां हैं उनमें से 8 कितनी है? 8 हो जाती हैं राज्यसभा की। ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि जो स्थायी समितियां हैं कितनी हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कितनी पूछता है? 24 हैं। राज्यसभा की कितनी है? 8 हैं। और लोकसभा की समितियां कितनी हैं? तो ये हैं 16। 16 कितनी किसकी हैं? लोकसभा की हैं, 8 राज्यसभा की हैं और टोटल 24 हैं। तो जो ये 8 समितियां राज्यसभा से संबंधित हैं, इनके सदस्यों का जो है नियुक्ति कौन करता है? चुनता कौन है? सभापति। और जो 16 समितियां लोकसभा के अंतर्गत हैं तो ये लोकसभा अध्यक्ष इनको जो है चुनता है। ठीक है, तो ये सारी बातें इससे हो गई संबंधित। अब हम देखेंगे इनके कार्य क्या होते हैं। जो ये विभागीय समितियां हैं इनके कार्य क्या होते हैं? तो कार्य वही है कि जो दो प्रॉब्लम थी, समस्याएं आ रही थी। कौन सी एक समस्या थी कि विधेयक की जांच करने की समस्या आ रही थी, आनन फानन में समितियां गठित करनी पड़ती थी। तो यही एक कार्य हो जाएगा कि विधेयकों की जांच करना। ठीक है, विधेयकों की जांच, ये इसका जो है पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या था कि जो है बजट में विभागों की मांगों की जांच करना। जो बजट में विभागों की मांगें होती थी उनकी जांच करना। वो प्रॉब्लम आ रही थी कि प्राक्कलन समिति जो है अकेली पड़ रही थी, तो वही यहाँ पर इसका कार्य भी है। जो समस्याएं थी वही इसके कार्य हो गए, क्योंकि उन्हीं कार्यों के लिए इनका गठन ही हुआ है, तो वही इसके कार्य बन जाएंगे। तो ठीक है, वहाँ पर 2 समस्याएं आ रही थी, वही 2 इसके कार्य हो गए कि जो बजट में विभागों की मांग है तो विभागों की मांगों को क्या करना है? जांच करना है। मांगों की जांच करना, ये हो गया। तो आज हमने जो है स्थायी समितियां जो थी उनके बारे में समझा, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और आप पोलपाथ के नाम से बना हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से भी, और PDF को अवेल करने के लिए। प्लस मैं बताना चाहूँगी कि आपका नेक्स्ट जो है टॉपिक कौन सा होना चाहिए, यानी किस में आपको जो है डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है, तो उस टॉपिक पर मैं वीडियो दूँगी। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर से ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकलते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूजफुल रहते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।